नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है अन्याय। अरे बहू, आज तो 3 तारीख हो गई और अभी तक पेंशन नहीं आई। माँ जी, आपके चिल्लाने से पेंशन नहीं आ जाएगा और आपको पेंशन के पैसे की क्या ज़रूरत है। पिछले महीने ही तो पूरे 500 रुपए दिए थे। सारे पैसे खर्च हो गए क्या? पूर्णिमा जी बोली, बहू रिया, आजकल पूरे बदन में दर्द रहता है तो मालिश वाली तेल मंगा ली। बहुत महंगे होते हैं और मालिश वाली को बुलवा कर लगवाए तो सारे पैसे खत्म हो गए। सिर्फ 10 रुपए बचे थे। रूपा बोली, 10 रुपए का क्या किया? आप तो बहुत चटोरी हैं, गोलगप्पे खाया होगा। नहीं बहू, सोनू बहुत जिद कर रहा था तो मैंने अपने पोते को चिप्स के पैकेट मंगा कर दे दिए। रहने दीजिए माँ जी, आपके बेफिजूल खर्चे से आपका एटीएम मेरे पास है। एक महीने मैं रखती हूँ और दूसरे महीने बड़ी जेठानी जी रखती हैं और हम दोनों आपके खर्चे पर कंट्रोल किए रहते हैं। नहीं तो आप ऐसे पैसे लुटाती रहें। अभी छोड़िए इन बातों को, रात हो रही है, मैं सोने जा रही हूँ। आपका क्या है, आप तो चाहें जब सो के उठो। आपको कौन है बोलने वाला? मुझे तो सुबह ही उठना होता है, सारे काम करने होते हैं। आपको तो बना बनाया थाली मिलेगा, आप चढ़ कर जाएंगी। मुंह बिचकाते हुए रूपा ने बोला और एक थाली में रोटी देकर पूर्णिमा जी के आगे रख दिया। और रोटी पर दूध इतना कम था कि जैसे लग रहा था 1 चम्मच घी डाला हो। मुड़ी चुपड़ी रोटी तो उनके गले में फंस गया। थाली में सूखी रोटी को देखकर उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। अभी थोड़ी देर पहले प्याज के पकौड़े और बैगन के भरते की खुशबू आ रही थी और बहू ने खाने में बैगन के भरते पकौड़े तो नहीं दिया। बचत के नाम पर उनके हिस्से का खाना ही बच जाता है। उनके आंसू टपकने लगे और उन्होंने अपने आंचल से आंसू पोंछ कर थाली को प्रणाम किया और वह भूखे पेट ही सोने चली गई। सुबह हुई तो उनका पोता स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसी समय उनका बेटा अमर आया और बोला, माँ, यह क्या, तुम्हारे खाने की थाली पड़ी है, तुमने खाना नहीं खाया क्यों? पूर्णिमा जी सोचती हैं, जरूर बहू ने शिकायत लगाया होगा। माँ, सुनाई नहीं देता क्या? तुमने खाना क्यों नहीं खाया? वह बेटा, तुम तो जानते हो मुझे चटपटा खाना पसंद है और बहू ने सिर्फ सूखी रोटी दी थी। ऐसे में वह गले से कैसे उतरता? माँ, झूठ क्यों बोल रही हो? यह बोलो ना, गोलगप्पे खाकर तुमने पेट भर लिया था और कह रही हो बहू ने सूखी रोटी दिया था। कम से कम बेचारी पर तो झूठा इल्जाम मत लगाओ। सोनू के हिस्से का दूध वो तुम्हें पिलाती है ताकि तुम स्वस्थ रहो, तुम्हारी हड्डियां मजबूत रहे, लेकिन तुम उस बेचारी पर ही इल्जाम लगा रही हो। माँ, यह सब ठीक नहीं है और अपनी जीभ को थोड़ा सा कंट्रोल रखो। हर समय चटोरेपन के लिए तुम्हारा जीभ लपलपाता है। बीमार होगी तो बड़ी भाभी कहेंगी तुम्हारे घर में बीमार हुई हैं, तुम सेवा करके भेजना। इसीलिए अपनी उम्र को ध्यान में रखते हुए मुंह खोला करो, समझी माँ? पोता सोनू सब बातें सुन रहा था और समझ भी रहा था कि पापा दादी पर बेवजह चिल्ला रहे हैं क्योंकि उसने अपना पूरा दूध रात को पी के सोया था। माँ ने दादी को दूध पीने को नहीं दिया था। सोनू समझ रहा था कि माँ दादी को ठीक से खाना भी नहीं परोसती क्योंकि वह घर पर होता है तो सब देखता था। पर अगर वह सुबह सुबह अपने पापा से कुछ बोलता, उसके पापा उसको ही उल्टा डांटते। वह चुपचाप स्कूल चला गया और पूर्णिमा जी अपने बेटे से शिकायत करना नहीं चाहती थी क्योंकि बहू हमेशा बात को बढ़ा चढ़ा कर बेटे के कान भरती रहती थी। क्योंकि रात को सोनू ने एक ही गोलगप्पे खिलाया था। बेटा भी पत्नी के इशारों पर नाचता था। उसकी पत्नी माँ को कैसे दुख दर्द देती है उसे दिखाई नहीं देता। देखो माँ, रूपा ने कितनी समझदारी से घर संभाला है। तुम्हें याद है, पहले हर महीने की आखिरी सप्ताह में तुम्हारे पेंशन खत्म हो जाते थे और मेरी सैलरी भी बचता नहीं था।
पर जब से रूपा ने संभाला है, तब से तुम्हारे पेंशन के पैसे बचत होने लगे हैं। माँ, तुम्हारी इच्छा है ना कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे श्राद्ध कर्म अच्छे से हो, मैं गंगा स्नान कराऊं और तुम्हारी 13वीं पर कम से कम 21 ब्राह्मणों को खाना खिलाऊं। जब बचत नहीं करूंगा तो तुम्हारी आखिरी इच्छा कैसे पूरी कर पाऊंगा? पूर्णिमा जी नम आंखों से अपने बेटे को देखती रह गई। बेटा सब सुनाकर अपने काम पर चला गया और बहू तो किचन से काम समाप्त कर पूर्णिमा जी के पास आई और बोली, माँ जी, आज 4 तारीख हो गई है। अब पेंशन बड़ी जेठानी जी रखेंगी तो आप उनके पास चली जाइए, क्योंकि अब मैं पेंशन तो रखूंगी नहीं, तो मैं क्यों आपका खाना बनाऊं? पर बहू, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। रात को भी मैंने खाना नहीं खाया था। नहीं माँ जी, मुझे अपने सहेलियों के साथ घूमने जाना है, शॉपिंग करने जाना है, क्योंकि करवा चौथ आ रहा है। अपने लिए लहंगा लेना है, इसीलिए मेरे पास तो टाइम नहीं है। मैंने जेठानी जी को फ़ोन करके बोल दिया है, वह अपने नौकर को भेजती होंगी। आप अपना सामान पैक कर लीजिए। बहू, मैं तो अपना खाना खुद बनाकर खा सकती हूँ, तो मैं अपना खाना खुद बना लेती हूँ। माँ जी, मैंने किचन को साफ कर दिया है, अब गंदगी मत फैलाइए। और आप किचन में काम करती कम हैं, तहस नहस ज़्यादा कर देती हैं, डिब्बे सारे इधर से उधर कर देती हैं, मुझे बहुत परेशानी होती है। एक दिन तो आपने चीनी का पूरा डिब्बा ही फर्श पर गिरा दिया। मेरे पूरे 50 रुपए के नुकसान हुए थे। और आज अगर आप खाना बनाएंगी तो एक आदमी का कितना खर्च बढ़ जाएगा, तो इसीलिए आप वहीं खा लीजिएगा। और मैंने तो 4 दिन एक्स्ट्रा रखा है, जेठानी जी की तरह नहीं कि 1 तारीख आए रोना धोना शुरू कर दे, माँ को ले जाओ, माँ जी को ले जाओ। ऐसा करिए माँ जी, आप बाहर पार्क में बैठकर वेट कर लीजिए, मुझे घर में ताला लगाना होगा। पार्क में बैठकर पूर्णिमा जी सोच रही थी कि इस बार पेंशन के पैसे मेरे हाथ में नहीं आए। बहू हर बार पेंशन के पैसे निकालती है, कुछ ना कुछ खर्च करने के लिए मुझको देती है, पर इस बार क्यों नहीं दिए? पूरे बदन में दर्द रहता है, मालिश वाली को भी बुला नहीं पाती, दवा भी खत्म हो रहा है और मुझे अपने पति का श्राद्ध भी करना है। पैसे नहीं रहेंगे तो मैं उनका श्राद्ध कैसे करूँगी? छोटी बहू से बोलूँगी तो बोलेगी कि बड़ी बहू को बोलो, बड़ी बहू से बोलूँगी तो कहेगी छोटी से क्यों नहीं मांगे। और छोटी बहू तो वैसे भी 4 दिन एक्स्ट्रा रख कर 400 बार जता चुकी है। पूर्णिमा जी को अपने ही घर में परायों जैसा फील हो रहा था। पार्क में बैठे बैठे उन्हें अपने पति नारायण बाबू जी की याद आने लगी। उन्होंने मरने से पहले कहा था, जब उनकी आखिरी सांसें चल रही थी, तो उन्होंने पूर्णिमा जी से कहा था, पूर्णिमा, मैंने दोनों के लिए पेंशन प्लान करके रखा है, भगवान जाने हमसे कौन पहले जाएगा, पर अगर मैं गया तो यह एटीएम तुम्हारे काम आएगा, इसे संभाल कर रखना। तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे बच्चे काम नहीं आएंगे, यह पैसा ही काम आएगा। जब भी जरूरत पड़ेगी अपने मन की साग सब्जी खाना, तुम्हें गोलगप्पे खाना बहुत पसंद है ना, उसे खाना, और मन करे तो मंदिर में थोड़ा बहुत दान कर देना। और किसी पर्व त्यौहार में अपने पोते पोतियों को हाथ में भेंट स्वरूप कुछ रख देना। हाँ, पेंशन के पैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं होंगे, पर इतना ज़रूर होगा कि तुम्हें बेटों के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे जाने के बाद उम्र का हवाला देकर निराश मत होना, अपनी आंखें खुली रखना, नहीं तो आजकल के बेटे बहू का कोई भरोसा नहीं है। कब तुम्हारा पैसा तुम्ही से छीनकर तुमको कंगाल बना देंगे, तुम्हें पता भी न चलेगा। कितना सही कहा था उन्होंने, जाते जाते मुझे कितना सीख देकर गए थे, फिर भी बेटे बहू ने अपने मन की ही की। पति के जाने के बाद पूर्णिमा जी बहुत दिन तक उदास रहीं और फिर उनकी कही गई सारी बातों को
धीरे धीरे अपनी जिंदगी में अमल करना शुरू कर दिए। अपने एटीएम खुद रखती थी, पर एक दिन जीवन प्रमाण पत्र बैंक में जमा करना भूल गई, तो उनका पेंशन समय पर नहीं आया, रुक गया। उसकी वजह से दोनों बेटों को घर के खर्चे संभालने पड़ रहे थे। बड़ा बेटा बोलता है, मैं क्यों करूं खर्च माँ पर। छोटा बेटा बोलता है, मेरे हाथ भी तंग है। दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगे। पति के जाने का गम था, ऊपर से परिवार में रोज के झगड़े से, मन मुटाव से पूर्णिमा जी की तबीयत खराब होने लगी। दोनों बेटों को खर्च करना पड़ा तो उनकी हालत खराब भी हो रही थी। हर छोटी छोटी बातों पर घर में कलह होने लगा। एक गिलास दूध का भी हिसाब होने लगा। माँ ने एक गिलास दूध आज ज़्यादा पिया है तो इतना खर्च हो गया है। बहुएं ताना मारने लगी कि बच्चे दूध नहीं पी पाते हैं जितना दूध आप पीती हैं माँ जी। एक दिन उनका छोटा बेटा अमर बोला, आप फिजूल खर्च करती हैं, इसीलिए आपके अकाउंट में कुछ पैसे नहीं बचते। आप पेंशन के पैसे कहाँ खर्च करती हैं? आपकी दवाई का खर्च करूं कि सोनू के ट्यूशन पर खर्च करूं? सोनू यह बात सुन रहा था। वह अपने पापा से बोला, पापा पहले दादी को दवा दिलाओ, मुझे ट्यूशन नहीं पढ़ना है। मैं तो बड़ा हो गया हूँ, मैं अपने से पढ़ाई कर लूँगा। बहू तुरंत सोनू को डांटने लगी। बड़ा आया दादी की तरफदारी करने वाला, अरे ठीक से पढ़ेगा नहीं तो उसी क्लास में बार बार फेल होगा और पैसे भी बर्बाद होंगे अलग से। दोनों बेटों की बातों से पूर्णिमा जी का दिल टूट गया। एक छोटी सी नौकरी में नारायण जी ने अपने दोनों बेटों को पढ़ाया, औकात से ज़्यादा हर सुख सुविधा दी, जो मांगा उससे पहले लाकर दिया। फिर भी आज एक माँ जिनके पति के पेंशन के पैसे भी आते हैं, फिर भी उनका खर्च दोनों भाइयों के लिए भारी पड़ रहा था। पूर्णिमा जी मन ही मन सोचती हैं, जो पेंशन के पैसे खर्च करके अपने पसंद की सब्जी लाती हूँ तो पूरे परिवार वालों की सब्जी का खर्च कम होता है। पोते पोतियों को कुछ प्यार से, सोनू को कुछ दिला देती हूँ तो दादी होने का सुख मिलता है। कभी कभी फुटपाथ पर खड़े गोलगप्पे का स्वाद चख लेती हूँ तो यह फिजूल खर्चे कैसे हो गए। अपनी दवाई, कपड़े और बिस्किट, ज़रूरत के सामान मंगाती हूँ तो इन्हीं पर बोझ कम पड़ता है, तो फिजूल खर्च कैसे हो गए। इन्हीं सब बातों से उनका मन भर आया और उन्होंने एटीएम कार्ड उठाकर छोटी बहू को दे दिया, ले इसे रख, जब मैं बीमार पड़ी तो मेरा दवा करना, और अगर मैं बिना बीमार पड़े इस दुनिया से चल बसी तो बचत किए गए पैसों से मेरा अच्छे से श्राद्ध कर देना। जब यह खबर बड़ी बहू तक पहुंची तो वह तो गर्म तवे की तरह जल उठी। बड़ी बहू बोली, ठीक है माँ जी, आप इस बार छोटी बहू को एटीएम कार्ड दे रही हैं तो मैं कुछ नहीं बोलती, लेकिन अगले महीने एटीएम कार्ड मुझे दे देना, क्योंकि अगले महीने आप मेरे घर आएंगी। दरअसल पूर्णिमा जी के दोनों बेटे एक ही शहर में अलग अलग रहते थे। नारायण जी के पास दो मकान थे। एक मकान में बड़ा बेटा रहता था और दूसरे मकान में छोटा बेटा रहता था। नारायण जी और उनकी पत्नी अपने छोटे बेटे के साथ ही रहती थी, लेकिन जब नारायण जी चल बसे तो उनका बेटा बोला, आपका एक घर और भी है, आप वहाँ भी एक महीने रहा करिए। यही सब सोच रही थी कि पार्क में खेल रहे एक बच्चे की आवाज़ से वह अपने ख्वाबों से बाहर आई। उन्होंने देखा समय काफ़ी बीत चुका है और भूख के मारे उनकी जान निकल रही थी, पर बड़ी बहू के घर से नौकर उन्हें लेने नहीं आया था। वह इंतज़ार करते करते काफ़ी थक चुकी थी, तो वह खुद रिक्शा करके बड़ी बहू के घर पहुंची। क्योंकि पेंशन अब बड़ी बहू रख रही थी, तो छोटी बहू बोली, अब उनके घर में जाकर रहना। पूर्णिमा जी बड़ी बहू के घर पहुंची तो देखा बड़ी बहू भी शॉपिंग पर जा रही थी। बेटा अपनी पत्नी काजल से कह रहा था, काजल सुनो, एक हफ्ते में हमारी शादी की सालगिरह है और मैं इस बार पार्टी देने का सोच रहा हूँ। चलो रेडी हो जाओ,
मैं तुम्हें सबसे पहले किसी शोरूम से एक महंगी साड़ी दिला देता हूँ और तुम्हें कुछ ज्वेलरी और जो भी चाहिए सब ले लो। पार्टी बहुत शानदार होनी चाहिए क्योंकि इस बार हमारी 15वीं शादी की सालगिरह है और तुम अपने सब खास रिश्तेदारों को, सहेलियों को, सबको बुला लेना। देखना कोई रह न जाए। हाँ जी, मैं तो अपने किटी की सारी सहेलियों को बोल रखा है कि मेरी 15वीं शादी की सालगिरह है, सबको आना है और सब बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं। सुनो, मुझे एक आईफ़ोन भी लेना है क्योंकि मेरी सारी सहेलियों के पास आईफ़ोन है और एक डायमंड की अंगूठी। इस बार तुम मुझे शादी की सालगिरह में यही गिफ्ट कर देना। हाँ काजल, क्यों नहीं? बड़े प्यार से पवन अपनी पत्नी काजल से बोल रहा था। काजल और पवन एक गाड़ी में बैठकर दोनों अपनी सालगिरह के शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं। तभी उनकी नज़र पूर्णिमा जी पर पड़ जाती है और कहती हैं, बेटा कहीं जा रहा है? माँ, जाते समय टोका टाकी नहीं किया जाता। शुभ कामों के लिए जा रहे थे। अब आई हो तो अंदर जाओ, मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ। पर बहू, मैंने तो कुछ खाया नहीं है। माँ जी, देख लेना किचन में कुछ बचा होगा तो खा लेना। हर समय पेट लिए फिरती हो। अब हमें जाने दो, हमारा रास्ता मत काटो। इतना सुनाकर बेटे बहू शॉपिंग पर चले गए। शॉपिंग से जब लौटे तो बेटे बहू एक दूसरे को अपना शॉपिंग दिखाकर खूब हंस रहे थे। देखिए जी, ये साड़ी मुझ पर कितनी जच रही है। हाँ हाँ, आज भी किसी दुल्हन से कम नहीं लगती हो काजल। तभी पूर्णिमा जी ने अपनी बात रखी। बेटा, मुझे अपने पति के श्राद्ध के लिए कुछ ज़रूरी सामान खरीदना है क्योंकि 11 तारीख को उनका श्राद्ध है। बड़ा बेटा पवन बोला, माँ आप भूल रही हैं, 11 तारीख को हमारी शादी की सालगिरह है, इसलिए कोई श्राद्ध उस दिन नहीं मनाया जाएगा। आपका दिमाग तो ठिकाने है ना? पूर्णिमा जी चुप रहती हैं और कहती हैं, बेटा मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं थोड़ा बहुत पूजा ही कर लूँगी उनकी आत्मा की शांति के लिए। तेरे पिता की आखिरी इच्छा थी कि जब वह न रहे तो उनके श्राद्ध में गरीबों को अन्न वस्त्र दान में दिया जाए उनके नाम पर, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। माँ जी, खाने के तो जुगाड़ हो ही नहीं पाते और आप इतना लंबा लिस्ट बता रही हो। गरीबों को बांटोगी? क्या हम बिक जाएं? जो पैसे लुटाए फिरती हो, क्या हमने बैंक खोल रखा है जो निकाल निकाल कर आपको पैसे देते रहें? पूर्णिमा जी सोचती हैं कि बहू के पास सालगिरह मनाने के लिए, दिखावा करने के लिए पैसे हैं और पिता के श्राद्ध के लिए 2 पैसे नहीं हैं, पर वह बेटे के सामने जुबान खोल नहीं पाती हैं। काजल मुंह बनाते हुए बोली, फालतू चीज़ों के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। तभी उनका पोता सोनू दरवाजे पर खड़ा सब सुन लेता है और पूर्णिमा जी से कहता है, दादी आप बिना बताए मुझे छोड़कर यहाँ चली आईं। मुझे घर में अच्छा नहीं लग रहा है, ना घर में मम्मी है ना पापा है। आप रहती हैं तो मुझे अच्छा लगता था। और कस कर के दादी को गले लगा लेता है। अरे सोनुआ, तू बिना बताए यहाँ चला आया, तेरी माँ परेशान होती होगी। बड़ी माँ, आप दादी को श्राद्ध के लिए पैसे क्यों नहीं देती? सोनू बोला। दादी को क्यों तंग कर रही हैं? काजल गुस्से में बोली, चल जा अंदर, अपने बड़े भाई से खेल। बच्चे बड़ों के बीच में ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा होगा। सोनू करता भी क्या, वह अंदर चला गया। आखिर सिर्फ 10 साल का बच्चा कितना बोलता। काजल के बेटे राजू से खेलने लग गया और पूर्णिमा जी भी अपने लिए कभी आवाज़ नहीं उठाती थी, बस गऊ की तरह सबकी बातें सुनती रहती। चुपचाप 1 महीने बड़े बेटे के घर और दूसरे महीने छोटे बेटे के घर जाती हैं और एटीएम कार्ड भी 1 महीना बड़ा बेटा उपयोग करता और दूसरे महीने छोटा बेटा उपयोग करता। मरने से पहले नारायण जी इतना तो करके गए थे कि उन्हें कभी कोई तकलीफ ना हो, लेकिन बेचारी बूढ़ी माँ अकेले क्या कर सकती थी। सही कहते हैं लोग, इंसान
सबसे जीत जाता है पर अपने औलाद से ही हार जाता है। बड़ी हिम्मत करके पूर्णिमा जी कहती हैं, ठीक है बहू, तुम्हें पैसे नहीं देने हैं तो मत दो, लेकिन मेरे पति के पेंशन तो आते हैं ना, मैं उन पैसों से श्राद्ध कर लूँगी और उनकी ज़रूरत की पूजा के सामान और साथ में गरीबों को देने के लिए कंबल ले आऊँगी। पर माँ जी, जब एटीएम कार्ड आपको मिलेंगे तब न लाएंगी? अरे, आप पर भी तो खर्च करते हैं हम, 2 वक्त की रोटी फ्री में नहीं आती है। माँ जी, और जो यह अभी 1 कप चाय पी रही हैं ना, दूध भी महंगा हो चला है। मैं तो आपको 2 टाइम चाय देती हूँ और रूपा तो आपको 1 कप चाय के लिए भी तंग कर देती है। मेरे सामने ही वह दूध में पानी ज़्यादा मिलाकर आपको चाय बनाकर दिया था। क्यों माँ जी, सच कह रही हूँ कि नहीं? एक सांस में काजल सब बोलते गई और अपने एनिवर्सरी की तैयारी करने में जुट गई। सारे दोस्तों मेहमानों को फ़ोन लगाकर हंस हंस कर दावत दिया, जैसे मानो शादी की पहली सालगिरह मनाई जा रही हो। और ससुर के श्राद्ध के लिए, पहले श्राद्ध के लिए न उसके पास टाइम है और न पैसे, और जो पैसे ससुर छोड़ कर भी गए हैं, पेंशन के पैसों पर दोनों बेटे बहू ने जबरन कब्जा कर लिया है। 1 हफ्ते बाद शादी की सालगिरह आ गई और रूपा भी अपने बेटे सोनू और पति अमर के साथ पहुंचती है और कहती है, बधाई हो जेठानी जी, आपको सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो। और उनके हाथ में एक बड़ा सा बुके पकड़ा देती है। जेठानी जी, मैं भी सोच रही हूँ अगले साल शादी की सालगिरह की पार्टी दूँ, किसी बड़े रेस्टोरेंट में। हाँ हाँ रूपा, कर लेना, पहले आज मेरी पार्टी तो एंजॉय कर। अपने हाथ को घुमाते हुए बार बार काजल बोलती है, उसे अपने हीरे की अंगूठी को जो दिखाना था। अरे वाह जेठानी जी, आपने हीरे की अंगूठी पहनी है। हाँ रूपा, यह तो इन्होंने बड़े प्यार से सालगिरह का गिफ्ट दिया है मुझे। बहुत सुंदर है जेठानी जी। फिर उसके बाद अपने स्मार्टफोन को भी शो ऑफ करती है। दोनों देवरानी जेठानी अपने पैसों की डींगे हाँकना शुरू कर देती हैं। कुछ ही समय में काजल के सभी रिश्तेदार, उसके मायके से उसके मम्मी पापा सब आ जाते हैं और पार्टी शुरू होती है। काजल की मम्मी पापा बोलते हैं, बिटिया समधन जी कहाँ हैं? वह तो दिखाई नहीं दे रही हैं। तूने तो कहा था समधन जी तुम्हारे घर में हैं। हाँ माँ, यहीं कहीं होंगी। मैं तो सुबह से पार्टी के अरेंजमेंट में लगी थी। आप दोनों एंजॉय करिए। सासू माँ पार्टी टाइप की नहीं है, वह बस अकेले रहना पसंद करती हैं, इसीलिए कमरे में बैठी रहती हैं। सो बोरिंग। रामू, जरा इधर आओ और सब मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक सर्व करो। मम्मी पापा, आप कौन सा फ्लेवर लेंगे? देखो मैंने कई तरह के कोल्ड ड्रिंक का अरेंजमेंट किया है। बेटा, हम तो नींबू पानी ही लेंगे। हाँ हाँ, वह भी है। और आप क्या खाएंगे? यहाँ बहुत सी वैरायटी के खाने हैं, शहर के अच्छे हलवाई से बनवाया है। ठीक है बेटा, हम खा लेंगे, तू हमारी चिंता मत कर। बाकी के मेहमानों को देख। काजल तो बार बार दिखावा कर रही थी कि सालगिरह की पार्टी में सब कुछ अच्छे से अरेंजमेंट करवाया है, शहर के अच्छे हलवाइयों से खाना बनवाया है। ड्रिंक्स पीते पीते काजल की सहेलियां उसे डांस फ्लोर पर बुलाती हैं और कहती हैं, क्यों ना कपल डांस किया जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, यहाँ तो म्यूजिक सिस्टम की भी अच्छी व्यवस्था है। काजल ताली बजाकर कहती है, सुनो रामू, म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दो। जैसे ही म्यूजिक सिस्टम ऑन करने रामू जाता है, तभी पंडित जी के मंत्र उच्चारण का जोर जोर आवाज आने लगता है। वह तेज तेज मंत्र उच्चारण करके हवन करते हैं और पूरा पार्टी हॉल धुएं से भर जाता है। काजल यह सब देखकर परेशान हो जाती है। काजल की सहेलियां कहती हैं, वाह काजल, धुएं की भी व्यवस्था की है, कहीं आग लग गया है क्या? और सब सहेलियां काजल का मजाक उड़ाने लगती हैं। काजल हॉल के बगल वाले कमरे में जाती है तो देखती है सासू माँ अपने पति का श्राद्ध कर रही हैं और पंडित जी मंत्र जाप कर रहे हैं और वहाँ पर सोनू बैठा हुआ है और वह पार्टी में नहीं आया।
उनका बड़ा बेटा राजू भी उसी के साथ है। रूपा यह देखती है तो उसका भी खून खौल जाता है। काजल कहती है, माँ जी आपकी इतनी हिम्मत, मैंने मना किया था ना, श्राद्ध नहीं होगा। आपने सब मेहमानों के सामने मेरी नाक कटवा दी। मैंने कहा था आपके पति को मेरे सालगिरह वाले दिन मरने को, तो क्या मैं उनकी वजह से कभी पार्टी नहीं कर सकती? पूर्णिमा जी तो कुछ नहीं बोलती। बहुत हो गया आपका तमाशा, यह सब अब बंद करिए। और सारा पूजा हवन का सामान बौखलाकर फेंकने लगती है। पूर्णिमा जी डर के मारे सहम गई थी। आंसू पर आंसू बहाई जा रही थी और अपने पति की फोटो को सीने से चिपकाए हुए रो रही थी। पंडित जी बिना कुछ कहे वापस घर चले गए थे और काजल वापस से पार्टी हॉल में चली जाती है। पोता सोनू अपने दादी के बहते हुए आंसू को पोंछता है, उनको शांत करवाता है, फिर कहता है, पता है दादी आज स्कूल में क्या पढ़ाई हुआ? क्या पढ़ाई हुआ बेटा? सोनू कहता है, आज हमारे स्कूल में मोटिवेशनल क्लास थी। टीचर समझा रहे थी, गीता में लिखा है अन्याय सहना अन्याय करने से ज़्यादा बड़ा पाप है। इसका मतलब क्या हुआ दादी? मुझे तो ठीक से समझ में नहीं आया। छोटी बुद्धि है मेरी, तुम ही बता दो। पूर्णिमा जी कहती हैं, बेटा अगर कोई तुम्हारे संग गलत करे तो तुम उसको तुरंत रोको, नहीं तो वह तुम्हारे साथ अन्याय करता रहेगा, तुम्हारे सर पर चढ़कर बोलेगा, तुम पर हावी हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा तुम दबते चले जाओगे, उसके गुलाम बन जाओगे। यही तो मैं भी आपको कब से समझा रहा हूँ दादी। आप क्यों सहती हैं पापा और चाचा के अन्याय को? उठिए और कुछ कर दिखाइए। दादी आपसे वह आए हैं, आप उनसे नहीं। छोटे से सोनू ने दादी को बहुत बड़ा पाठ समझा दिया था और पूर्णिमा जी में बहुत आत्मविश्वास भर उठा। अपनी छड़ी को उठाते हुए वो हॉल की तरफ तेज कदमों से गई और अपनी बहू को सबके सामने पीटने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आज घर में पार्टी रखने की, जब मैंने बोला था मेरे पति का श्राद्ध है, मुझे श्राद्ध करना है। माँ जी आप मुझ पर हाथ उठा रही हैं, अपनी बड़ी बहू पर? अरे कैसी बहू, तुम दोनों ने अपनी असली औकात दिखा दी और मेरी इज्जत को नीलाम कर दिया, तो मैं भी अब अपने पर आ गई हूँ। अगर तुम दोनों मेरे पेंशन के एटीएम कार्ड वापस नहीं किया, फिर देखो तुम्हारी खैर नहीं। यह जो महंगे महंगे अंगूठी और आईफोन का दिखावा कर रही हो, यह सब मेरे पेंशन के पैसे से ही तुमने बनाए हैं। और मैं अपने पति के श्राद्ध के लिए एक कंबल नहीं बांट सकती? जिस घर में तुम दोनों बड़ी आलीशान से रह रही हो, कब छीनकर गरीबों को दान कर दूंगी, तुमको सड़कों पर ला दूंगी, पता भी नहीं चलेगा। काजल, रूपा और दोनों बेटे आज अपनी माँ का रुद्र रूप, भयानक रूप देखकर बड़े सहम गए थे। माँ, आपको किसने पाठ पढ़ाया कि आप आज हमारे खिलाफ जाकर ऐसा कदम उठा रही हैं? बेटा, वह तो शुक्र है सोनू का जिसने मेरी आंखें खोल दी। जरा सोच, इस छोटे से बच्चे को कितनी बुद्धि है और तुम सब इतने बड़े होकर भी किस गलत रास्ते पर जा रहे हो। मुझे तो वह तुम्हारी औलाद नहीं लगती। तभी सोनू आता है और कहता है, माँ, पिताजी, बड़ी मम्मी, बड़े पापा, आप लोग दादी के संग इतना बुरा व्यवहार क्यों करते हो? दादाजी ने उनके लिए पेंशन के पैसे सुरक्षित रखा, घर भी दिया कि उनको बुढ़ापे में तकलीफ ना हो, तो आप किस हक से उनके पैसे खाते हैं? बड़ी मम्मी, आप दादा के श्राद्ध वाले दिन अपना सालगिरह मना रही हैं। अगर आपका बेटा राजू आपके साथ यही हरकत करे तो आपको कैसा लगेगा? तभी राजू भी आता है और कहता है, हाँ मम्मी, जब आप मर जाओगी और आपकी 13वीं होगी तो मैं अपने घर में ज़रूर पार्टी रखूँगा। क्यों माँ, सोच कर ही आपके पसीने छूट रहे हैं ना? सारे मेहमान खड़े खड़े यह तमाशा देख रहे थे। तभी काजल की मम्मी आई, उसके गाल पर जोरदार तमाचा लगाया। मम्मी,
आप भी अब शुरू हो गईं। बेटा, तुझे शर्म नहीं आती? तेरे ससुर ने तुझे इस घर की मालकिन बनाया और तू उन्हीं का श्राद्ध करने से पीछे हट रही है। क्या हमें अपने गए हुए पितरों का आशीर्वाद लेने से दूर रहना चाहिए? अरे, जो कुछ भी आज तेरे पास है सब उनका ही तो दिया हुआ है। उन्हीं के आशीर्वाद से तू आगे बढ़ रही है और उन्हीं को भूल गई। समधन जी, मैं अपनी बेटी की तरफ से आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ और अपनी बेटी के सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। काजल उनके पैरों पर गिर जाती है। नहीं माँ, मुझसे रिश्ता मत तोड़ना। मैं अब से ऐसा नहीं करूँगी। अपनी सास का ध्यान रखूँगी, उनकी सेवा करूँगी। तभी पूर्णिमा जी ने अपनी बहू की मोबाइल को छीना और पंडित जी को फ़ोन लगाकर कहा, पंडित जी वापस आइए, मेरे पति का आज श्राद्ध होगा। यहाँ पर कोई सालगिरह नहीं मनाई जाएगी। पंडित जी आते हैं और इस बार तो 11 पंडित आते हैं और सब मिलकर नारायण जी का श्राद्ध करते हैं और बेटा बहू सब शर्म से नजरें झुका लेते हैं। वहाँ उपस्थित सारे मेहमान पूर्णिमा जी के इस कदम की प्रशंसा करते हैं। पूर्णिमा जी अपने पोते सोनू के सर पर हाथ फेरती हैं और कहती हैं, बेटा तू 10 साल का है पर तूने तो आज मेरी आंखें खोल दी। अभी तक तो मैं चुप थी पर अब मैं चुप नहीं रहूंगी। बहू जाओ, पंडित जी के लिए खाना बनाओ। दोनों बहुएं किचन में जाती हैं और पंडित जी के लिए खाना बनाती हैं, क्योंकि अब वह जान गई थी कि उसकी सासू माँ भीगी बिल्ली नहीं बल्कि एक शेरनी बन गई है, जो कि दहाड़ना भी जानती है और मुश्किल समय में हुकार करना भी उन्हें आ गया था। दोस्तों, अन्याय एक हद तक सहा जाए तो ठीक लगता है, लेकिन जब यह अन्याय आप पर ज़्यादा हावी होने लगे तो आपको एक कदम आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तभी बेटे बहू आपके कदमों में रहेंगे, नहीं तो ऐसे ही बुढ़ापे में आपको नाच नचा देंगे। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।